नमस्कार, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम पॉलिटिकल सैनिटाइजर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं, वह है इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या भेद है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की छुट्टियां चल रही हैं, तो सोचा कि ऐसे विषय को मैं यहीं पर सॉल्व करूं। प्रायः यह छोटे विषय कक्षाओं में सॉल्व मैं नहीं करता हूं, विशेष करके राजनीति विज्ञान, जब ऑप्शनल के बीच में कोई विद्यार्थी इस तरीके का प्रश्न पूछ रहा होता है तो समय अभाव के कारण रेगुलर कक्षाएं को प्रभावित ना हो, तो ऐसे भेदों को वहां मैं टाल जाता हूं। इसके अलावा काफी ऐसे जिज्ञासु हैं, जो दर्शक हैं, जो इसको समझना चाहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह प्रायः काफी एक उत्सुक सा प्रश्न है। इसके अलावा जो विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को दे रहे हैं या इनकी कक्षाओं के छात्र हैं, विशेषकर राजनीति विज्ञान के, उनके मन में भी यह भेद उभरता रहता है। तो मैं सोचा कि इस विषय को इसी कोरोना छुट्टियों में सॉल्व कर दूं, बहुत ही कम शब्दों में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो पूरा क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम, यह यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है और यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमिका या हिस्सा ना हो करके इंग्लिश चैनल द्वारा उससे अलग होता है, और ये सभी के सभी इंग्लिश चैनल द्वारा मुख्य भूभाग से अलग हो रहे हैं। तो इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का भेद, जिसको आम बोलचाल में हम या तो ब्रिटेन बोलते हैं, या तो इंग्लैंड बोलते हैं, या यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड इसका सबसे प्रसिद्ध या पॉपुलर क्षेत्र है, और यहीं से इस बृहद राष्ट्र का एक सांस्कृतिक प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसने पूरे विश्व को लोकतंत्र की जानकारी दी या पूरे विश्व को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में ढालने का इसने प्रयास किया अपने तरफ से। यह बात अलग है कि पूरा विश्व इसकी विचारधारा में ढला या नहीं ढला। साथ ही साथ हम इसे उदारवाद का घर भी कह सकते हैं, या पूंजीवादी लोकतंत्र का या उदारवादी लोकतंत्र का घर भी कह सकते हैं, जहां से मौलिक अधिकार उभर करके सामने आए, जैसे कि मानव स्वतंत्रताएं पहले विशेष के तौर पर थी, जब निरंकुश राजतंत्रीय शासन प्रणालियां हुआ करती थी। लेकिन वह इंग्लैंड ही है जहां पर रेनिमेड नामक स्थान पर जनता ने अपने राजा को घेरा और घेर करके स्वतंत्रता की मांग की। कुल मिलाकर के मौलिक अधिकारों का जन्म भी यहीं से हो रहा है, जो कि आगे चल करके अमेरिकी क्रांति का हिस्सा बना, या फिर अमेरिका जिसके घर के तौर पे जाना जाने लगा। तो जब हम इसके इतिहास को उठाते हैं तो सर्वप्रथम 58 ईसा पूर्व के आसपास इसका इतिहास चालू होता है, जब जूलियस सीजर ने हमला किया। धीरे धीरे चल करके यह 410 ईस्वी में पूर्ण रूप से रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया, किंतु लंबे समय तक रोमन साम्राज्य इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि भौगोलिक दूरियां होने के कारण और इधर रोमन साम्राज्य के ऊपर आसपास के क्षेत्र के शासकों के हमले होने के कारण रोमन सैनिकों को वापस आना पड़ा। खैर, इसी रोमन साम्राज्य के दौरान सेंट अगस्टाइन का आक्रमण हो रहा है 5वीं शताब्दी में। 497 ईस्वी के आसपास सेंट अगस्टाइन जा रहे हैं और वे यहाँ के लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, मतलब ईसाईकरण कर रहे हैं, और यह पूरा इंग्लैंड का क्षेत्र ईसाइयत के उसमें ढल गया। साथ ही साथ इसी दौरान रोमन साम्राज्य के दौरान ही जर्मन मूल के लोग यहां जाकर के बसने लगे। तो एक बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में जर्मन निवासियों का घर रहा है, या प्राचीन काल से ही या मध्य काल से ही। फिर आगे देखें क्या हो रहा है। धीरे धीरे स्वयं इंग्लैंड भी एक राजतंत्र के रूप में उभरा और निरंकुश राजतंत्र के रूप में उभरा, किंतु 1215 ईस्वी के आसपास यहाँ के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और निरंकुश राजतंत्र की शक्तियों में कुछ कटौतियां की, और धीरे धीरे यह लोकतांत्रिक प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है। आगे चल करके अब यहां से मूल मुद्दा आ रहा है, अन्य मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए जो हम टॉपिक उठाए हैं। 1537 ईस्वी में इंग्लैंड ब्रिटेन का रूप ले रहा है। ध्यान रखेंगे, यह 1537 ईस्वी ही काफी यहां के इंग्लैंड के इतिहास का एक संघर्षशील समय है, जिस समय राजा की निरंकुश शक्तियों के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश है और संसदीय लोकतंत्र की मांग चल रही है। इस समय हॉब्स जैसे चिंतक, कॉन्टेक्चुअल थिंकर जवान हैं, और लॉक, जिसको कि लोकतंत्र का पिता कहा जाता है, वह अभी शिशु अवस्था में है या अभी जन्मा हुआ है, और इसे भी कॉन्टेक्चुअल थिंकर के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों इसी इंग्लैंड के हैं, और इसी दौरान 1537 ईस्वी में जब हॉब्स युवा था, तभी जो है इंग्लैंड में वेल्स को मिला लिया गया।
वेल्स और इंग्लैंड दोनों संयुक्त रूप से ब्रिटेन कहे गए, ध्यान रखेंगे। यानी इंग्लैंड में जब वेल्स को मिला लिया जाता है, इंग्लैंड के देखेंगे मैप में अगर, तो उसके जस्ट बगल का छोटा सा एक देश है, तो इंग्लैंड और वेल्स मिलकर के ब्रिटेन बने। फिर आगे चल करके 1537 ईस्वी के बाद 1588 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति सफल हो रही है, या ब्रिटेन की क्रांति सफल हो रही है। राजा की निरंकुश शक्तियों में काफी कटौती की जा चुकी है और अब यह एक लोकतांत्रिक देश के तौर पे उभर करके सामने आ रहा है। और राजा की सीमित शक्तियों के साथ केवल उसे एक नॉमिनल हेड के तौर पर या केवल नामात्र के संप्रभु शासक के रूप में स्थापित किया गया और पूरी शक्तियां सदन के हाथ में आ गई। तो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र का गठन हुआ। इसके बाद आगे चल करके 1707 ईस्वी में इसमें इंग्लैंड के उत्तरी प्रदेश स्कॉटलैंड को भी शामिल कर लिया गया। तो जब उत्तरी प्रदेश स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है ब्रिटेन राज्य में, यानी ब्रिटेन राज्य में कौन से दो हैं, इंग्लैंड और वेल्स, जो कि 1537 में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को संयुक्त रूप से 1707 ईस्वी में कहा गया बृहत ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन में दो राज्य हैं, वेल्स और इंग्लैंड, और ग्रेट ब्रिटेन में तीन राज्य हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। नाउ फिर इसके बाद आगे चल करके आयरलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इन सब से किनारे एक देश है आयरलैंड, यह भी एक संप्रभु देश ही था। तो 1801 ईस्वी में यह भी ब्रिटेन का हिस्सा, ग्रेट ब्रिटेन के अधीन आ गया, उसके हिस्से में से जुड़ गया। तो जब ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड को शामिल किया गया, तब जाकर के इस पूरे क्षेत्र को कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन या और ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। किंतु लंबे समय तक आयरलैंड के निवासी इसके अधीन नहीं रहे या इसके साथ नहीं रहे। इनके बीच स्वयं आपसी गृह युद्ध छिड़ गया कि हमें ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना है या नहीं रहना है, या यूं कहा जाए यूनाइटेड किंगडम बनकर के रहना है कि नहीं रहना है। तो आपसी द्वंद्वों में कुछ लोग जो कि आयरलैंड के उत्तरी क्षेत्र में जिनका बहुमत था, वे चाहते थे कि हम यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहें, किंतु आयरलैंड के दक्षिणी या मेनलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि हम इसका हिस्सा रहें। तो 1922 ईस्वी में आयरलैंड ने जन्म संग्रह द्वारा खुद को इससे अलग कर लिया। वहीं उसके एक जो छोटा सा हिस्सा उत्तरी आयरलैंड के लोग हैं और वह इसका यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को इसके साथ शामिल कर लिया। तो 1923 ईस्वी के बाद से जो यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रक्चर उभर करके आया, उसमें 4 देश शामिल हुए। पहला इंग्लैंड जो मूल था, दूसरा वेल्स जिसको 1537 में शामिल किया गया था, तीसरा स्कॉटलैंड जिसको 1707 में शामिल किया गया था, और चौथा उत्तरी आयरलैंड जो 1923 से शामिल है। तो इन चारों को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है और यही पूरे यूनाइटेड किंगडम का वर्तमान राजनीतिक स्ट्रक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही छोटे मोटे मुद्दे जो कि प्रायः मैं अपनी कक्षाओं में आपके बीच में डिलीवर नहीं कर पाता हूं, मैं इस लॉकडाउन के दौरान रखने का प्रयास करूंगा कम शब्दों में, जो कि आपको रुचिकर भी लगे। क्योंकि प्रायः देखते हैं कि जब हम एनालिटिकल टॉपिक्स को रखते हैं तो आप उससे काफी बोर होते हैं। तो छोटे छोटे तथ्यों को यदि मैं आपके बीच में रखूंगा कम समय में, तो आप शायद सुनने में ज्यादा दिलचस्पी भी लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को बंद कर रहा हूं। फिर मिलूंगा नए विषय या नए तथ्य के साथ, चाहे वह विश्लेषणात्मक हो या तथ्यात्मक। तब तक के लिए धन्यवाद।